बच्चों सब लोग बढ़िया हैं, फाइन है ना, एकदम सब अच्छी पढ़ाई चल रही है अब सब लोगों की कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई तो यस भाई सर। आपको कंटिन्यू बिल्कुल बनाए रखना है। और आपको 12 तारीख वाला एग्जाम भी देना है, 12 तारीख वाला आपको एग्जाम भी देना है, जैसा हो वैसा दे देना, पर देना जरूर एग्जाम, ठीक है? और अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं अपन, उसमें अपन लेट नहीं होते। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोटोप मैंने आपको लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, ये आपका कंप्लीट हुआ था। कभी क्वेश्चन आ जाए कि आइसोटोप कब बनता है, तो हमारा आंसर होगा एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल, when one alpha and two beta particles, when one alpha and two beta particles are removed from the species, a new species formed, but its atomic number is same, so both are called isotope and their position in the periodic table is same, position in the periodic table is same। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ऑक्सीजन O8 16, ऑक्सीजन O8 17, ऑक्सीजन O8 18, ये पीरियोडिक टेबल में किस किस पोजीशन पर है, पीरियोडिक टेबल में किस किस पोजीशन पर है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये सेकंड ग्रुप है, और सेकंड ग्रुप में आप स्टार्ट करते हो, ये देखिए ये सेकंड पीरियड है, पीरियड सेकंड है। कहां से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, ठीक है। और हम इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट में हम जानते हैं लिथियम है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और यहाँ नियॉन 10 हो जाता है। देखो बहुत ध्यान से, पुरानी पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन है वो ये है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, ये कहलाता है पुरानी पीरियोडिक टेबल का डिजाइन। और नई पीरियोडिक टेबल का डिजाइन ये है, जिसको 1A को 1, 2A को 2, 3A को 3, 13, 4A को 14, 5A को 15, 16 और 17 ग्रुप बोलते हैं, ऐसा डिजाइन दिया। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये आए कि इसका पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये सेम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, और एटॉमिक नंबर 8 वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 एटॉमिक नंबर वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो एटॉमिक आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, तो ये, और दूसरा 1 से ये थर्ड को 13, 4 को 14, 15, 16, 17। मैं आगे जब पीरियोडिक टेबल आएगी तब समझाऊंगा, ठीक है? पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या सोचना है वो मैं बतला रहा हूं यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन सोचने का तरीका है कि भाई 3 4 5 6 7 8 या ऑक्सीजन, और एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तो इसका आपका आंसर हुआ पीरियड 2। ध्यान से देखना, आंसर हुआ पीरियड 2 और ग्रुप 16 या 6 है, तो ये आपका आंसर हुआ पीरियड 2। एंड ग्रुप ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दें तो 6A, और न्यू के हिसाब से दें तो 16। ये दोनों का एक ही मतलब होता है, तो ये आपका आंसर है। जैसे लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए इस पर आपको, पिछले साल के पेपर, इस तरफ पिछले साल के पेपर, इस तरफ एनसीईआरटी दबा के ही चलना चाहिए, समझ गए? तो आपको एनसीईआरटी आपके सामने हमेशा होना चाहिए, और पिछले साल के पेपर आपके सामने हमेशा होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था 114 वाला, क्वेश्चन आया आपको 117 वाला, क्वेश्चन आपको आया 111, 102, 103, 113 वाला। ये लास्ट ईयर के 3 साल के क्वेश्चन मैंने यही बोल दी आपको, जब देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा, पर वो दैट इज रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। तो अब आपको बात समझ आई, सब बच्चों को ये बात समझ आई कि नहीं, जल्दी बताइए, सब बच्चों को ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, So sir. the correct answer, because of these are the 3 isotopes of oxygen, and isotope have the same atomic number and different atomic mass. Due to the same atomic number, the position in the periodic table is this: period 2 at group 6 and 16. ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया बेटा? तो क्लीन करूं इसको मैं? यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये तो बोले सर वैसे ही हो जाता, नहीं, आपको ये दिया जाता है, कभी तो 6 दे दिया जाता है, कभी 16। यही बताना था मुझे मेन, यही बताना था मुझे मेन, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये तो लिख ही दिया, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका हुआ आइसोटोप। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता, आइसोटोप में क्लैरिटी होनी चाहिए आइसोटोप के लिए, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आता आइसोटोप में, कभी तुमने सुना होगा कि क्लोरीन 35.5 और यहाँ तो 17 होता है, एटॉमिक नंबर ऐसा दिया रहता है 17। एटॉमिक नंबर में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 35.5 17 होता है, एटॉमिक मास 35.5 है। ये थोड़ा हमें परेशान करता है, तो इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना है। नीट में 3 बार आया है, बोरान पर आया है, कार्बन पर आया है, बोरान पर आया है, कार्बन पर आया, आयरन पर आया है, 3 जगह आपको मिलेगा ये, बोरान, कार्बन, आयरन। और यहां देखिए 17, 35.5। एक्चुअली जो क्लोरीन है, क्लोरीन इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 17, ये देखो क्लोरीन 17, और एटॉमिक मास एक का 35 है, एक का 37 है, ये। और एटमॉस्फेयर में इनका रेशियो जो होता है 35 वाला 3 रेशियो और 37 वाला 1, 3:1 होता है इनका रेशियो। 7, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 75 25% में, यदि आपको लिखना है तो 75% 25%। तो मतलब भाई हुआ 25 को से डिवाइड किया आपने 75 को, तो 1:3 या 3:1 आ गया। बात समझ आई ना? बात समझ आई ना? तो ये नीट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल नीट का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये 3:1 75-25 है, और इसको जब हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करें? बोले सर आपने तो ये लिखा है, तो आप जो ये क्लोरीन लिख रहे हो, ये क्लोरीन इन दोनों का एवरेज है, ये क्लोरीन इन दोनों का एवरेज है। आपको एवरेज लेना है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, एवरेज एटॉमिक मास इसका है 35 और परसेंटेज है इसका 75 या 3 ले लो, 3 रेशो में 3:1 हो गया, ये हो गया, प्लस 37 वाला 25% ले लो या 1। अगर आपने यहाँ पर 75 और 25 लिखा है तो भी चलेगा, या 3:1 लिखा है तो भी चलेगा, ये चीज। और डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ दो, 3 + 1। और अगर आपने 75 25 लिया तो दोनों को जोड़ दो, 75 + 25 100। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 35.5। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये इसका हुआ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरेज
आइसोटोपिक मास, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब बताओ समझ आ गया तुम लोग को? क्यों बच्चों, समझ आया बेटा? ये कैसे आया, समझ आया आपको कि नहीं अच्छे से? यस सर। तो ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आयरन के लिए भी आपको मिलेगा और बोरान के लिए भी मिलेगा। दो जगह आपको और क्वेश्चन आया है बोरान का। तो अब बहुत सिंपल हो गया, कैसे समझना है। क्लोरीन का एटमॉस्फेरिक में रेशो जो है 35 का 75% है या 37 का 25 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3:1। और अब हमने एटॉमिक मास इंटू 3, एटॉमिक मास इंटू 3, ये अबंडेंट रेशो हो गया 3:1, एटॉमिक मास इंटू 1, और दोनों के एटॉमिक मास और लिख करके फिर इसको ऐड करना 3:1, तो 3+1 हो गया। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको जो दिया है। तो अब क्लियर हो गया बेटा? हटा दें अब इसको। तो कभी गलती ना हो इसके लिए फार्मूला दे रहा हूं, यही फार्मूले को अब अपन यूज करते हैं। ये देखो, ये आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास ऑफ वन आइसोटोप, कोई सा भी आपने पहला ले लिया आइसोटोप, इनटू 3 जो है वो उसका अबंडेंट रेशो है, अबंडेंट रेशो जो दिया हो वो ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर ये 37 फिर लिखा, आइसोटोपिक मास ऑफ अदर आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप दिया है वो ले लिया, उसका लिख दिया। या आप चाहो तो यहाँ पे 1 को ऐसा लिख दो, 1 अब पहला आइसोटोप, इसको दूसरा आइसोटोप बना दो, और दूसरे आइसोटोप का अबंडेंट रेशो, अबंडेंट रेशो में आपको जो दिया है वो ऐसा, अगर मान लो 3 दिए, ध्यान से सुनना, 3 दिए तो अगला भी ऐसे ही कर दिया, 4 दिए हो तो उसके आगे 4 ऐसा कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल 3+1। अगर मान लो आपको 3 दिए, ये 2 दिया है, ये 1 दिया और ये 1 दिया, तो 2+1+1 ऐसा कर दिया। तो प्लस सम ऑफ अबंडेंट रेशियो, जो आपको अबंडेंट रेशियो दिया है 3:1, तो उसका सम कर दिया, 3+1 कर दिया। और ज्यादा हो, जैसे अगर परसेंटेज में ले लिया तो 75+25 कर दिया। बोलो समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया आपको ये बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा गया है। हमेशा जो मैं बोलता हूं उसकी प्योरिटी के लिए, उसका पूरा डिटेक्शन के लिए आप पेपर जरूर देखें। तो इस तरह हम आइसोटोप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री में ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में कोई भी चीज यदि आप पढ़ते हो तो इस चैप्टर के उसमें मिलेंगे, उसके इसमें मिलेंगे। तो ये जो पार्ट है मैंने पढ़ा दिया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है, ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी है। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाया मैंने, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और आपको बन जाएगा, वहां आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दो और नए क्वेश्चन करा देंगे। चलिए नेक्स्ट है आइसोबार। ये आइसोबार का मतलब जब हम लिखते हैं तो इसमें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं। अब बताओ एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो?
नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे आप जेड भी बोलते हो, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और एटॉमिक मास को आप क्या लिख सकते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सेम, देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम सेम सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। आ गया समझ में? तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। और ध्यान से सुनिए, आप इसका एक कोई भी एग्जांपल, जैसे ये देखो कार्बन ले लिया आपने 6 और 14, ये देखो कार्बन ले लिया आपने 614 और नाइट्रोजन आप जानते हो 714। अब बताओ क्या सेम हो रहा है? एटॉमिक मास दोनों का आपको सेम दिख रहा है? दिख रहा है। और यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट दिख रहा है, माने सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं इसमें प्रोटॉन की बात करूं तो 6 है और इसमें 7 है, इसमें न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये 8 न्यूट्रॉन हो गए, इसमें 7 न्यूट्रॉन हो गए। तो अब बताओ सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन 8 प्लस 6 हो रहा है 14, और यहाँ 7 प्लस 7 हो रहा है 14। तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। तो आपको कई बार ऐसे डिजाइन में क्वेश्चन आता है और कई बार ऐसे डिजाइन में आता है। दोनों डिजाइन क्लियर हो गए बच्चों? यस सर। तो एक एग्जाम्पल से बात समझ सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल तो आप 50 लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक एग्जाम्पल से बात समझ आ जानी चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल। चलिए आगे, लिख लिया तुमने? आइसोटोन, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो यहाँ देखिए अपन एग्जांपल देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने के। सपोज आपने ले लिया एग्जांपल कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8, ये दिख रहे हैं हमको। इसमें न्यूट्रॉन, तो इसमें से 14 माइनस 6 करिए, कितना आया? 8, ठीक है। और 16 माइनस 8 करिए तो आया आपका 8, तो ये आ गए आपके न्यूट्रॉन। तो दोनों में हमारे पास न्यूट्रॉन्स बराबर रहेंगे, दोनों में न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो जब भी न्यूट्रॉन्स इक्वल हो तो हम उसे कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन इक्वल हो तो हम कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई कष्ट तो नहीं? क्लियर होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो भी पढ़ो वो पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ो। और मैं आपको हर डिजाइन के क्वेश्चन इस पर समझा देता हूं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। देन आइसो बार, आइसोटोप, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो डेफिनेशन केवल ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ये है। नियॉन को अगर देखें तो उसमें प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है। नियॉन, प्रोटॉन की बात की मैंने, इधर प्रोटॉन लिख दिए, इधर इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अगर मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, तो सोडियम में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है।
लेकिन यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसके बराबर इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए आपके, ये बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, -2 कर दूं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10। यहाँ इससे +3 कर दूं तो ये 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं उल्टा चलूं, फ्लोरीन ले लूं, ठीक है, फ्लोरीन ले लूं, ऑक्सीजन ले लूं, नाइट्रोजन ले लूं, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 9, इसमें 8, इसमें 7, कार्बन भी ले लूं तो 6। ये प्रोटॉन लिख रहा हूं बेटा, इस तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, वो प्रोटॉन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इस तरफ मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और यहाँ लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अगर मैं इसमें -1 चार्ज कर दूं, -1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं इस पे -2 चार्ज कर दूं, माने मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं इसमें -3 चार्ज कर दूं, मतलब मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें -4 चार्ज लाऊं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 10 हो गए। अब बताओ सभी में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, सभी में यहां से लगा करके यहां तक सभी में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 10। तो चार्ज देख लीजिए, चार्ज जब देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, और चेक कर लीजिए कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई बच्चों, बात क्लियर हो गई? यस सर। तो ध्यान से सुनना, ये हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर मान लो कई बार क्या करते हैं, ये तो न्यूट्रल हो गया, इस पर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, मैंने H2O दे दिया, मैंने आपको NH3 दे दिया, मैंने आपको CH4 दे दिया, ठीक है। अब बताओ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दिमाग लगाना, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो अपन ने ये चार्ज के कारण जोड़े हैं 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए बोलो, 10। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये 7 लिखा, 3 तो हमने ये चार्ज के कारण जोड़े, तो 7 प्लस हाइड्रोजन में 1 × 3 हो गया, ये 10 हो गए, ठीक है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 × 4, ये 10 हो गए। बताओ सभी में, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ आ गया आपको? तो बच्चों समझ आ गया? यस सर। यस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करके और फिर चेक करना। इलेक्ट्रॉन पर सुनना, न्यूट्रॉन की बात नहीं चल रही है, प्रोटॉन की बात, केवल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है यहाँ पर। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात चली वैसे न्यूट्रॉन की भी चल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। लिख लिया आपने? कर दूं क्लीन इसको? यस सर। अगर मैं आपको OH आयन, NH2 आयन, CH3 आयन ये दे दूं, अब इनमें इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ सोच के कि कितने होने चाहिए। तो फिर से सोचा, भाई ऑक्सीजन में 8 होता, हाइड्रोजन में 1 होता, एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये एक, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? NH2 ये -1 है,
ये नाइट्रोजन पर 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 2 है, तो 1 into 2 हो गया, प्लस ये -1 के लिए 1 जोड़ दिया। कभी -1 ऐसा लिख दें और अपन क्या है सिली मिस्टेक कर जाते हैं, ऐसी वाली ये देखो। तो -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही हो गए देखिए 10, जिसमें कार्बन में 6 होते हैं, हाइड्रोजन में 3 और -1 का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये 10। तो अब बताओ किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, समझ आ गया? अब जो क्वेश्चन आपको आया है मैं वो दे रहा हूं, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन, इनमें बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? सल्फेट आयन और ये लिख लिया आपने? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। का Yes. कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। देखो सल्फर में होते हैं 16 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 into 4 और 2 निगेटिव चार्ज का ये, आप काउंट कर लो तो ये आ गए आपके, ये 32 हो गया, प्लस 2 हो गया 34, प्लस 16 50 इलेक्ट्रॉन। इसमें काउंट करो, फास्फोरस में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15, प्लस ऑक्सीजन में 8 into 4 प्लस ये 3, तो ये आपका हो गया ये 50, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। थोड़े अपने को एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए और वो आपको इस तरह से याद है। तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक को पहचानना। देखो अगला, आइसो डायाफर, आइसो डायाफर, ध्यान से सुनना। आइसो डायाफर में केवल इतना, ये देखो इधर ध्यान से, यूरेनियम ले लिया आपने 92 238 वाला ले लिया था, कोई सा भी ले लो, और इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, अल्फा पार्टिकल, ये आपने अल्फा पार्टिकल रिमूव कर दिया। क्या जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो ये 2, ये 90 हो गया, देखो 92, ये 34, ये 4 है, तो 38 में से 4 माइनस कर दो, 234 बचा। ये दोनों को ऐड करो, ये हो गया 238, इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया 92। 90 किसका एटॉमिक नंबर होता है बताओ? 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? थोरियम। वेल डन, थोरियम का। ये थोरियम हो गया। अब बताओ ये अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये कहलाते हैं आइसो डायाफर, ये बन गए आइसो डायाफर। तो आइसो डायाफर में एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस और एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस होता है। ऐसी कोई भी स्पीशीज जिनमें एटॉमिक नंबर में 2 का और एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस नजर आए तो कह देना आइसो डायाफर से। बोलो आइसो डायाफर, समझ आ गया? बताओ जल्दी से। तो पहली बात लिखना, ध्यान से देखो, जब किसी एटम से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, जब किसी एटम से या अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो जो बना नया एटम होता है वो, ये नया एटम और ये पुराना एटम आपस में आइसो डायाफर्स होते हैं, ये आइसो डायाफर्स है।
तो isodiaphers formed by the elimination of alpha particle, बस इतना लिख लो, isodiaphers formed from the elimination of the alpha particle. अल्फा पार्टिकल अगर एलिमिनेट होता है तो आइसोटोप, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये, दोनों आइसोटोप ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, लिखिए। बोलो, क्लैरिटी आ गई आपको आइसोडायाफर्स में? यस सर। तो अब आप किसी भी तरीके का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, सपोज मैंने आपको दिया थोरियम 9238 और मैंने दिया 88 रेडियम और 230। अब बताओ ये आइसोटोप क्या है, ये दोनों क्या है आपस में? आइसोटोप बोला मैंने, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? तो आप इसमें ऐड करके देख लो क्या अल्फा निकल रहा है कि नहीं। देखो ये 4 जोड़ो और इधर 2 जोड़ो, ये आपका हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोडायफर्स हो गए। तो जब अल्फा पार्टिकल जोड़ दो, बोले सर आपने अल्फा पार्टिकल निकाला, अरे किसी में अल्फा पार्टिकल, इसमें अल्फा पार्टिकल जोड़ दो, तो ये क्या बन गया 90 और इसमें ये बन गया 234। तो अल्फा पार्टिकल जोड़ दोगे तो आइसोडायफर्स बन जाएगा, ये दोनों या इससे अल्फा पार्टिकल निकाल दो। माने कुल मिला के आइसोडायफर्स में एटॉमिक नंबर में 2 का, एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर में 2 का, एटॉमिक मास में 4 का जब डिफरेंस होता है तो हम उसे बोलने लगते हैं आइसोडायफर्स। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर यहाँ तो 6 का डिफरेंट है ना? कहाँ पर? एटॉमिक मास में 234 और 230 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है बेटा? अच्छा सर, 4 का डिफरेंस। हाँ सर, तो माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी अरे हाँ, इधर से यदि तुम इसमें ये जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, इसमें से यदि तुम ये निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। 4 रुपए निकालो, 4 रुपए जोड़ दो। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये बात समझा दी आपको। आप बताओ आइसोडायफर्स क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि यदि मान लीजिए आपने Na1124 से एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया तो क्या बनेगा? एक बीटा पार्टिकल, Na24 से एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया। When one beta particle is removed, from the Na24, what will be formed? क्या तुम्हें याद है बीटा पार्टिकल का मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है? बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 और मास होता है 0। याद है या नहीं बताओ? ये अपन लिख चुके हैं कि नहीं अभी आपका चार्ज मास वगैरह? यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बीटा पार्टिकल, माने ये हो गया -1
और ये हो गया 0। अब बताओ -1 इसमें से गया तो यहाँ आपका जो बनने वाला है वो 12 बनना चाहिए, क्योंकि इधर का सम ये 11 है, ये सम और ये सम बराबर होना चाहिए। तो इधर -1 है तो इधर कितना है 12 हो गया। 12 -1 11 आ गया, 11 बात समझ आ गई। और ये 24 है तो यहाँ 0 है तो ये 24 ही रहेगा। तो 24 और 0 मिला दो तो 24 है, और 12 -1 कर दोगे तो 11 हो गया। अब बराबर हो गए दोनों तरफ। अब बताओ 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम। 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैग्नीशियम। ये हो गया। अब अगर मान लो क्वेश्चन आए कि सोडियम 1124 से एक बीटा पार्टिकल निकल जाए तो क्या होगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा। और देखो इसका भी एटॉमिक मास 24 और इसका भी एटॉमिक मास 24। बताओ क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया बताओ जल्दी बोलो। आइसोबार। कुछ तो बोल, इतनी देर लगा रहे हो बच्चों। आइसोबार बन गया ये देखो। तो एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो 24 24 रहा, यहाँ चेंज आ गया, ये देखिए आइसोबार तैयार हो गया। तो क्वेश्चन में यदि आपसे पूछे कि आइसोबार कैसे बनता है, तो आंसर बेटा एक बीटा पार्टिकल निकालने पे क्या बन जाता है, आइसोबार बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब यस सर। बताओ सोडियम की पोजीशन 11 प्रोटॉन और इसकी पोजीशन 12 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 12, माने एक स्थान एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। मैं लिख के बताता हूँ, देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक बीटा पार्टिकल निकले तो क्या होगा, तो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है। Na ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर, ये सेकंड ग्रुप का मेंबर होता है मैग्नीशियम, अब भी लिखा तुमने। और ये पीरियड 3 है, पीरियड आपका हो गया 3, बोल भूलना नहीं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3। ये देखो पीरियड 3 हो गया। तो दोनों का पीरियड तो 3 ही रहा, देखो इसका पीरियड भी 3 है और मैग्नीशियम का पीरियड भी 3 है। बट ग्रुप देखो, ये ग्रुप है, ग्रुप क्या हुआ, एक ग्रुप आगे बढ़ गया, एक प्लेस आगे बढ़ गया इसका, ये प्लेस एक कम है, इसका प्लेस 2 हो गया, तो एक प्लेस बढ़ जाता है। बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया पीरियोडिक टेबल का? अगर Yes, क्वेश्चन sir. ऐसा आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सोडियम से एक बीटा पार्टिकल निकालो तो क्या होगा, तो आंसर हो गया एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, 1 से 2, एक प्लेस आगे बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। क्वेश्चन पूछा जाए पीरियड में, बोले नो चेंज, ये देखो पीरियड तो सोडियम का भी वही है, मैग्नीशियम का वही है, एल्यूमिनियम का भी वही है, बोरान, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का भी वही है, फास्फोरस का भी वही है, सल्फर का भी वही है, क्लोरीन का, ये थर्ड पीरियड के मेंबर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखो कितना बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जाती है। 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, एक प्लेस आगे बढ़ेगा, लेकिन रहेगा आइसोबार, क्योंकि इनके मास सेम है। ये देख लीजिए, बात क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. तो ऐसा ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। तो मैं ये कनेक्टिविटी कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल के साथ, आइसोबार के साथ और एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये चीज पढ़ा रहा हूँ। आपको पढ़ने का तरीका हमेशा ऐसा ही यूज करना है कि आप ऐसे डायरेक्शन में सोच सकें, आप ऐसे डायरेक्शन में सोच सकें, आप ऐसे में सोच सकें, ऐसे में सोच सकें। तो हर डायरेक्शन में सोचने की जब एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो एबिलिटी कैसे बढ़ती है पता है, हम पहले थोड़ा कम सोच पाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, वो ग्राफ एबिलिटी का ऐसा आता है, बिल्कुल एकदम पहले धीरे 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 ऐसा चलता है, धीरे धीरे चलता है, फिर एकदम ऐसा आता है, ये वाला ग्राफ आता है एबिलिटी का। पहले बहुत कम रखती है, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं दिमाग खुलता है, तो फिर एकदम पहले डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है और फिर इसके बाद तो खतरनाक हो जाता है। तो पढ़ने का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए।
अच्छा, अब देखो पढ़ने का तरीका मैंने इसमें ध्यान देना, वन शॉट। तुमने कभी मेरी वो देखी है कि नहीं, लिंक जो मैं भेजता हूँ, लिंक कभी खोला है तुमने उस पर, यूट्यूब पर? यस सर। कभी लिंक? Yes, sir. तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने उसमें रिएक्शन, रिएजेंट और मैकेनिज्म, ये 3 चीजें 5 घंटे में पूरी कंप्लीट कर दी, ओनली 5 आवर्स में 5 घंटे में पूरी कंप्लीट कर दी। 5 घंटे लगातार पढ़ाया और ये कंप्लीट कर दिया। पूरी रिएक्शन ऑर्गेनिक की, पूरे रिएजेंट ऑर्गेनिक में जितने भी हैं और पूरी मैकेनिज्म जितनी भी हैं, वो सब मैंने 5 घंटे में कंप्लीट कर दी। आप उसको कभी टाइम मिले ना तो बैठ जाना 5 घंटे, ठीक है? एक एक दिन में एक एक टाइम दे दो, एक एक घंटा टाइम दे दो, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक का बेस। और क्वेश्चन कैसे आते हैं यार, लिंक बन जाएगा पूरा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 5 दिन में से पूरा ऑर्गेनिक आ जाएगा पेपर में, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा 5 दिन। तो वो जरूर देख लेना, वन शॉट ऑर्गेनिक दिया, वन शॉट ऑर्गेनिक, वन शॉट ऑर्गेनिक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक एक घंटे के पार्ट हैं छोटे छोटे। तो बच्चों, आइसो डायाफर समझ में आ गया आपको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, मजा आया क्वेश्चन करने में? नेक्स्ट Yes, sir. आइसो, अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आइसोस्फीयर। आइसोस्फीयर जो है, इसका मतलब होता है, इसमें पहली चीज नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। और तीसरी बात, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। 3 चीजें सेम होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। बेंजीन C6H6 होता है बेंजीन, और B3N3H6 होता है बोरेजीन। बोरेजीन और ये बेंजीन, ये आपकी ऑर्गेनिक बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक बेंजीन है, और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको आया है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, इसमें 6 और 6 12, तो इसमें 12 एटम्स हो गए, ये पहली बात हो गई, ये पहली बात। इसमें भी देखो 3 3 6 और 6 12, इसमें भी 12 एटम्स हो गए। बोलो समझ आ गई पहली बात? यस सर। समझ आ गई? Yes, sir. तो दोनों में 12 12 एटम्स है, दोनों में 12 12 एटम्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बन है। कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन 6 एंड इलेक्ट्रॉन 6, प्लस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 6, ये आपके हो गए 36, 6 42 इलेक्ट्रॉन, ये आपके हो गए 42 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी बात हो गई। और इसमें काउंट करो तो बोरान में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और 3 बोरान है, प्लस नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6। तो अब आपके पास ये काउंट आप करिए तो ये भी 42 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। काउंट करो, हो रहा है कि नहीं 42 इलेक्ट्रॉन? देखो काउंट करो, 15 21 और 42। तो आपकी पहली बात भी क्लियर हो गई और दूसरी बात भी क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, ये तीसरे स्ट्रक्चर का मतलब, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें जब मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा तब वो बात समझ आएगी। क्योंकि अभी आप जानते तो होंगे स्ट्रक्चर का मतलब आइसो स्ट्रक्चरल। अरे बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या? जिनमें स्ट्रक्चर सेम होते हैं। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिनमें स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो
स्ट्रक्चर जब सेम हो जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो तुमने बनाया है, इस तरह से बनाया है ना, कार्बन 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 कार्बन, इधर हाइड्रोजन ऐसे आपने जोड़े होंगे, ये ये, और इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गया। इधर बोरान, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर बोरान, फिर इधर बोरान, और फिर नाइट्रो, अल्टरनेट बना दिया, बोरान के बाद नाइट्रोजन के बाद बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड, ये बना दिए, ये डबल बॉन्ड हो गए, जैसे हाइड्रोजन लगे हैं वैसे हाइड्रोजन लगा दिए ये। अब बताओ स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है कि नहीं दोनों का? स्ट्रक्चर सेम दिख Yes, रहा है sir. कि नहीं आपको दोनों? तो यस जब सर। आपको स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया आइसो स्ट्रक्चरल। इसका स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल प्लेनर और इसका भी हेक्सागोनल प्लेनर, इधर लिख दे रहा हूं दोनों का, हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर, ये दोनों का स्ट्रक्चर होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो तीन चीजें सेम होना चाहिए, इन दो से ही आप पहचान सकते हो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आप पहचान सकते हो कि ये आइसोस्टेरिक है कि नहीं। तो लिखो इसको पूरा अच्छे से। हो गया बच्चों? हुआ कि नहीं अभी? नो सर। अच्छा लिख लो, आराम से लिखो, हो जाए तो बता दो। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि क्या क्या चीज देखी जाती है आइसोस्टेरिक होने के लिए? तो ये जो चीज है थर्ड वाली, ये जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तभी वो क्लियर होगी। बाकी आप आंसर दो चीजों से दे सकते हो, ये दो चीजें भी आपके आंसर को बना सकती हैं। डन सर। ओके, सबको आज की ये बात समझ आ गई अभी की स्पीशीज की? अब आपको कहीं भी कोई भी ये स्पीसी आए तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। मैं इस पे आया हुआ क्वेश्चन आपको बतलाता हूं। एक तो यही आया है जो आपको दिख रहा है, ये आपको मालूम कहाँ मिलेगा? ये आइसो टर्म जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई, ये आइसो टर्म आप जब बोरेजीन पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में बोरान कार्बन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, वहां ये आएगा, जरूर आपको मिलेगा वहां पर। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन ये आया है कि आपको क्वेश्चन दिया है विच वन पेयर इज आइसोस्टेरिक। ये ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, और अब फालतू के लिखने की बजाय मैं सीधा लिखता हूं, आपको ये बताना है CO2 एंड N2O, ये बताना है। तो चेक करके देखो, चेक करके देखो कि क्या आप 1, 2 और 3 में से केवल ये दो चेक कर लो, इतने में ही तुमको समझ आ जाएगा कि ये आइसोस्टेरिक होना चाहिए।
आ रहा है कि नहीं बताओ। Yes, sir. अब पहला चेक करो, इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 × 2, तो 16 6 22 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 22 इलेक्ट्रॉन हो Yes, गए। sir. इसमें है और आइसोटोन। इसमें काउंट करो 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ भी 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एटम देखो, इसमें भी 3 एटम, इसमें भी 3 एटम, तो आपके 3 एटम दोनों में है और इलेक्ट्रॉन 22 है। और जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या तुम्हें ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो सबसे आसान है पूरी दुनिया में, बताओ कैसा होता है, किसी को मालूम है कि नहीं इसका स्ट्रक्चर? तीसरा लीनियर। बोलो। बिल्कुल सही। और इसका N2O का बनाओगे वो भी लीनियर। ये देखो CO2 ये ऐसा होता है, ये लीनियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको ये इतना, ये तो बिल्कुल पहली क्लास की चीज है हाइब्रिडाइजेशन की, कि 2 सिग्मा है, पाई तो लेते नहीं, पाई को लेते नहीं, हटा देते हैं सिग्मा, तो 2 सिग्मा का मतलब होता है sp। और यहाँ भी N2O में देखो ऐसा होता है, ये इस तरह से, ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर सीधा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये N2 हो गया आपका। अब बताओ इसमें भी कितने, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, पाई को हटा दो, और 2 सिग्मा का मतलब होता है sp, और 2 सिग्मा का मतलब sp, मतलब ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। सब जानते हैं sp जिनमें होता है वो तो लीनियर है, ये तो आप सब जानते होंगे ना। नहीं जानते हैं तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि आपको ये बात इसमें ऐड करना है। तो लीनियर ये भी है, लीनियर ये भी है, और एटम इक्वल है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है, शेप एक जैसा लीनियर है, और हमें ये मिल जाता है आइसोस्फीयर। तो आइसोस्फीयर को भी आपने पहचान लिया। पर आइसोस्फीयर को पहचानने के लिए आपको बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉन्डिंग का व्यू है। और आप लोग सब क्या बोलते हैं 11th 12th पढ़े हुए हैं, तो मैंने वो समझा दिया आपको कि आप ऐसा करें। फिर अपन जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। चलिए रखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, हटा दें अब इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, आइसो से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है कि नहीं? अब लिखिए हमारा डाल्टन्स थ्योरी। अपना जो डाल्टन है उसने केमिस्ट्री पे काफी वर्क किया, और डाल्टन कहता है कि जैसे मान लीजिए ये देखो, ये आयरन का गिलास है, ये बिल्कुल आयरन का गिलास आपको दिख रहा है अच्छे से, तो ये मैटर हो गया, इसको अपन मैटर बोल सकते हैं, ठीक है, मैटर बोल सकते हैं। तो हमारा डाल्टन कहता है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। मैटर जो होता है वो एटम्स से बनता है। तुम एग्जांपल आयरन का गिलास ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये प्लास्टिक, ये भी एटम से ही मिलके बना है। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। तो डाल्टन कहता एटम जो है वो फाइनल चीज है मैटर की, एटम के बाद बोले कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब अल्टीमेट, अंतिम, लास्ट चीज मैटर की वो होती है एटम। ये कहता है आपका डाल्टन, एटम इज अल्टीमेट थिंग ऑफ मैटर, अल्टीमेट एटम। और इसका अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ कि इसने बोला कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम इज इनडिवाइजिबल। मतलब इसका मतलब हुआ एटम कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
यही इसका सबसे बड़ा फेलियर था, यही इसका सबसे बड़ा फेलियर था कि यार हम जान गए अब, पर ये डाल्टन तो बहुत पुरानी बात है, 150 साल से 200 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो बेचारे ने इतनी मेहनत की कि एटम तक की बात तो ले आया, लेकिन ये जो बात लिखी उसने, अब क्वेश्चन यदि तुम्हें आता है कि अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम इज इनडिवाइजिबल, तो ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। और अगर ऐसा आ जाए कि एटम डिवाइजिबल नहीं है तो आंसर गलत है, एटम तो डिवाइजिबल है। तो दोनों बातें आपको समझना है, डाल्टन क्या बोलता है, इनडिवाइजिबल है, अब क्या हम जानते हैं, डिवाइजिबल है। आ गया समझ में बात ना? तो बच्चों आ गए ना बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक बात, तो ये लिख लिया सबने। बट आजकल अब हम ये बात फेल हो गई, क्यों? क्योंकि एटम को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया यार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम कैन बी डिवाइजिबल, एटम आसानी से टूट सकता है, और उसके 3 पार्ट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये मेन पार्टिकल है। इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बहुत सारे पार्टिकल है, पाइयान, म्यूआन, ठीक है, ग्लूकॉन, गुलॉन, पता नहीं कितने कितने हैं, म्यूआन, ठीक है। तो हमको अभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी प्रोटॉन, कितने सारे हैं, मैंने कितने नाम ले दिए, तो वो सब है। बट 3 बेसिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये प्रोटॉन को आप नहीं तोड़ सकते थे। लिख लिया आपने ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके। अब आपके डाल्टन साहब कहते हैं आपके डाल्टन साहब कहते हैं, पहली बात कि जो रिएक्शंस होती हैं वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान से सुनना, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ constant proportion, law of constant proportion. Dalton theory explains law of multiple proportion. अब ये तीनों लॉ को मैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये तीनों लॉ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इसको मैं तीनों लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कराना समय खराब करना है, क्योंकि मैं आपको पहले एटॉमिक मास समझाऊंगा, फिर एटॉमिक मास यूनिट समझाऊंगा, एटॉमिक मास क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास समझाऊंगा, ठीक है, फिर बहुत सारे एटॉमिक मास हैं वो सब समझाऊंगा मैं। उसके बाद फिर आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोग को कि नहीं? यस सर। सर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी क्या लिख रहा हूँ
एक वर्ड मैंने लिखा, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीनों लॉ को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। हाँ, इसके अलावा भी लॉ है, इसके अलावा भी है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है, लॉ ऑफ मोल्स है, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं आपका, लॉ ऑफ फ्रिक्शनल प्रोपोर्शन भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लॉ हैं और, पर उनको एक्सप्लेन नहीं करता। ये तीन लॉ को, एवोगैड्रो लॉ है, गेलुजेक्स लॉ है, लॉ ऑफ वॉल्यूम है, तो ऑल दिस लॉ आर रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो हम इनके डिटेल को बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन किनको एक्सप्लेन कर सकता है, यह क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको ये बन जाएगा। ये पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज, मतलब चैप्टर के पहले ही पेज में आपको ये मिल जाएगा। लिखें इसको। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आपको इसका? ये मतलब कॉन्सेप्ट में आपको ये तीनों बातें लिख ली आपने। तो डाल्टन थ्योरी में ये तीनों बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर पढ़ेंगे यहां। अब हमारे एटॉमिक मॉडल्स शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक मॉडल्स हमारे शुरू हो जाते हैं थोड़ा क्लास में। तो एटॉमिक मॉडल्स हमारे शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले आपको जे थॉमसन मॉडल, ध्यान से सुनना पड़ा। देखो, अब हिस्ट्री है ये। जे थॉमसन ने जो बात बोली वो आज 9th क्लास के बच्चे भी उससे एग्री नहीं करेंगे, बात समझना। बल्कि 8th क्लास में भी बच्चे ये जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इतना हर बच्चा जानता है। हर बच्चा 8th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो वो बोलेगा यार भैया एटम होता है, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ये बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। इतना तो 8th 9th का बच्चा भी जानता है कि नहीं? पर हमको क्या क्वेश्चन आएगा उस पर हमें विचार करना है। जे थॉमसन कहता है तुमने तरबूज काटा है, बिल्कुल बीच तरबूज, अच्छा बड़ा सा तरबूज लो, ऐसा बड़ा तरबूज लो, बीच में से उसे काट लो। तो जब तुम तरबूज काटोगे तो तुम्हें एक ऐसा स्फीयर दिखेगा, ठीक है। और उसमें बिल्कुल आपको बीच बीच में ये आपको दिखेंगे क्या, बीजे दिखेंगे। ये बीजे हैं, ये बीज हैं उसके। तो वो कहता है कि एटम बिल्कुल स्फीयर की तरह है जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। तो ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, दिस इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। ये जो स्फीयर है पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, माने ये सब जगह, ये सब प्रोटॉन की जगह है, ये प्रोटॉन की जगह है। और ये जो शीड दिख रहे हैं, ये शीड, ठीक है, प्लम दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन हो गए ये। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो शीड है ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, ये शीड इलेक्ट्रॉन की तरह है।
तो जितने प्रोटॉन, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, पर उसने पॉजिटिव चार्ज की बात की थी। तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर इज मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो फ्लैश है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये आपको जो सीड दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स माने निगेटिव चार्ज है एक्चुअली, ये निगेटिव चार्ज है, अपन इसे निगेटिव चार्ज बोले, निगेटिव चार्ज। बाद में अपन ने इन्हें थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन बोला, थॉमसन ने ही इन्हें इलेक्ट्रॉन बोला, ये थॉमसन ने बोला, ठीक है। और ये प्रोटॉन नहीं है, अभी प्रोटॉन नहीं बोला गया उस समय तक, प्रोटॉन बाद में गोल्डस्टीन ने बोला, प्रोटॉन बाद में गोल्डस्टीन ने बोला। अब बताओ क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। तो हमारा थॉमसन मॉडल कहता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नंबर, इसलिए आपका एटम न्यूट्रल होता है। तो एटम की न्यूट्रलिटी, एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया इसने, थॉमसन ने। तो बताओ थॉमसन मॉडल समझ आ गया आपको? यस सर। तो इसका एक और नाम हो गया, तो ये प्लम और ये पुडिंग हो गया, तो थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम हो गया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, ये वाटरमेलन माने तरबूज को काटा था आपने और ऐसा दिखा था, तो ये हो गया वाटर मेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी हो गया, और क्या बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हो, जे थॉमसन मॉडल भी बोल सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये बोली कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन द एटम, दस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आ गया? यस सर। तो जबकि आप ये सारी बातें फेल हो चुकी हैं, पर हमें बात मालूम होना चाहिए कि हमारे एनसीईआरटी में ये बात दी है, बाई चांस यदि हमको कोई एक छोटा सा स्टेटमेंट आ जाए तो हमसे गलत ना हो, क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों में हर कुछ चीजें, अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूछ लिया, जे थॉमसन पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, समरफील्ड मॉडल पूछ लिया, तो ये आपसे छोटी छोटी बातें बन जाएं, इसके लिए हमने ये पढ़ा दिया। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, हो गया आपका? तो हमको जे थॉमसन ने काफी सारी बातें बतलाई, ठीक है। अब हम जे थॉमसन का अगला एक्सपेरिमेंट समझेंगे, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी कैथोड रे और एनोड रे वगैरह, पॉजिटिव रे सब समझाता है। तो हम कल आगे से मैं आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैथोड रे प्रोड्यूस होती हैं, उस पर क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको कल कैथोड रे, एनोड रे, मतलब कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एनोड रे का मतलब होता है प्रोटॉन अकेला नहीं, प्रोटॉन अकेला नहीं, हम गलत समझते हैं कि एनोड रे का मतलब प्रोटॉन नहीं, ठीक है। मैं कल आपको समझाऊंगा। और न्यूट्रॉन, उसकी कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन आ गया मार्केट में, वो सब बातें आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में होंगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। बताइए आज की क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ गई आप लोग के लिए? Thank you, sir. यस सर। Yes, sir.